तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो दोस्तों आज है 2 फरवरी और जैसा कि आपको पता है कल 1 फरवरी को हमारा बजट पेश किया गया है। तो आज बजट के अलावा पेपर में कोई न्यूज़ थी ही नहीं, तो मुझे सारा दिन लग गया आपके लिए बजट तैयार करने में। बहुत शॉर्ट में बनाने की कोशिश करी है मैंने कि जितना शॉर्ट बना सकती हूँ, फिर भी 30-40 मिनट का वीडियो तो हो ही जाएगा क्योंकि इतना बड़ा बजट होता है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें इसमें होती हैं। तो जिसको भी मतलब पूरे साल में ही बजट से क्वेश्चन आते हैं और लगभग सारी स्कीम्स भी इसी में से लॉन्च होती है, तो हमारे लिए आने वाली 1 साल में सारी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सबको पढ़ना ज़रूरी होगा, तो इसलिए बजट मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं क्योंकि लेक्चर वैसे भी थोड़ा सा लंबा होने वाला है। सबसे पहले तो माननीय वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश करने से पहले 2021 वर्ष की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां बताई कि किस कारण इस साल का ये जो वर्ष है ये महत्वपूर्ण है और इसके कारण हमारा बजट भी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलूँगी दोस्तों, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा। तो आप अगर समझ में नहीं आए तो वापस रिवाइज करके पढ़ लेना, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी बोलूँगी। हमारी आज़ादी का 75वां वार्षिकोत्सव हम मनाएंगे। देखो 75वां आप सोच रहे हो कि वैसे तो 74वां ही बना रहे हैं, 75वां तो 2022 में बनेगा, लेकिन हमारा जो बजट होता है वो मार्च से अप्रैल तक चलता है ना। तो मतलब 1 मार्च से शुरू होके 31 आने वाले अप्रैल तक चलेगा, है ना। तो इसके लिए क्या हो जाता है कि आने वाला वर्ष भी इसी वर्ष में गिन लिया जाएगा, आधा वर्ष तो आ ही जाएगा, इसलिए 75वां वार्षिकोत्सव बजट के अनुसार हमारा शुरू हो जाएगा। गोवा अधिग्रहण का 60वां वर्ष बनाया जा रहा है दोस्तों। हमने गोवा को अधिग्रहण किया था 1961 में, तो 60 वर्ष उसके पूरे हुए हैं। पुर्तगालियों से हमने गोवा को स्वतंत्र करवाया था, मतलब भारत में मिलाया था, तो उसका 60वां वर्ष भी इस वर्ष हम मना रहे हैं। बांग्लादेश की आज़ादी का 50वां वर्ष, वो तो मैंने आपको कई बार न्यूज़ में बढ़ा दिया कि 50वां वर्ष हम मना रहे हैं। बांग्लादेश को आज़ाद करवाने में भारत का ही पूरा योगदान रहा था। 1971 में हमने आज़ाद करवाया था और 50 साल पूरे हो चुके हैं। इसी कारण बांग्लादेश की सेना ने हमारे इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में भी हिस्सा लिया था। आज़ादी के बाद में 2021 में हमारी 8वीं जनगणना होगी, यह भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। भारत ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता करेगा। ब्रिक्स देश कौन से हैं? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है। तो 2021 में भारत ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता करेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। 2021 में एक लक्ष्य हमने रखा है, चंद्रयान 3 हम लॉन्च करने वाले हैं। 2 चंद्रयान मिशन हम लॉन्च कर चुके हैं। पहला पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा था, दूसरे में थोड़ी सी कुछ मिस्टेक हो गई थी और थर्ड हमारा सक्सेसफुल रहे ऐसी उम्मीद हम करते हैं। और इस बार हरिद्वार में महाकुंभ भी हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें 2021 वर्ष के इम्पोर्टेंट है, इसलिए इन्हीं इम्पोर्टेंट घटनाओं को रखते हुए बजट भी हमारा कुछ स्पेशल इस बार पेश किया गया है। तो सबसे पहले बजट पढ़ने से पहले हम संविधान के प्रावधान पढ़ लेते हैं कि संविधान में कहाँ बजट को रखा गया है। संविधान का जो भाग 5 है दोस्तों, 5 का चैप्टर जो सेकंड है, उसका जो आर्टिकल 112 है उसमें वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द दिया गया है। कहीं भी बजट शब्द हमारे संविधान में यूज़ नहीं किया गया। क्या यूज़ किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द, ठीक है। अब दूसरा है कि 2016 तक फरवरी के अंत में बजट पेश होता था, लेकिन 2017 से हमने 1 फरवरी को बजट पेश करना शुरू कर दिया। 1 फरवरी के दिन हमारा बजट आ जाता है 2017 से। दोस्तों हमारा वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च, मैंने अभी पहले मार्च बोल दिया था, 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक। इस वर्ष 1 अप्रैल से बजट शुरू, मतलब हमारा वित्तीय वर्ष शुरू हो जाएगा और कब तक चलेगा? 31 मार्च तक चलेगा, ठीक है। और बजट प्रस्तुत करने का समय क्या होता है? सुबह 11 बजे का समय होता है। और जो बजट होता क्या है? बजट और आर्थिक समीक्षा, कल परसों आर्थिक समीक्षा आई थी, तो उन दोनों में अंतर क्या होता है? बजट जो है वो आने वाले वर्ष का लेखा जोखा होता है कि 2021 और 22 में हम क्या करने वाले हैं। और आर्थिक समीक्षा क्या होती है? जो पिछला वर्ष बीत गया, पिछला फाइनेंशियल ईयर जो चला गया, उसमें हमने क्या किया, वित्तीय खर्चा कहाँ कैसे पैसे यूज़ किए, वो होती है आर्थिक समीक्षा, ठीक है। तो ये हो गई बजट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें। अब चलते हैं 2021 के बजट की तरफ। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों ये है कि 2021 का जो बजट था वो पहला पेपरलेस बजट था। हमेशा एक बही खाता निर्मला सीतारमण जी लेके आते हैं, इस बार लाल रंग का वो बैग था, उसमें टैबलेट डला हुआ था, ठीक है। तो
कोरोना की वजह से भी और डिजिटलीकरण की वजह से भी, दोनों ही वजह से हमने डिजिटल बजट पेश किया। इसे हम डिजिटल बजट भी कह सकते हैं, पेपरलेस बजट भी कह सकते हैं। अखबारों मतलब पेपर की जगह वो एक टैबलेट लेके आई थी। माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट की घोषणा से पहले राष्ट्रपति से मुलाकात की। जब से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बनी है, वो हमेशा बजट प्रस्तुत करने से पहले एक बार राष्ट्रपति से मिलके आती हैं, तो ये भी एक तरह की नई परंपरा एक बन रही है, तो इसको भी हम याद कर सकते हैं। इस वर्ष का बजट दोस्तों, बजट पेश करने में कुल 112 मिनट लगे, लेकिन यह सबसे लंबा बजट नहीं था। सबसे लंबा बजट पिछले वर्ष का बजट था, जिसको पेश करने में 2 घंटे और कुछ मिनट लगे थे। ठीक है, तो थोड़ा सा अनुमान देख लेते हैं कि दोस्तों पिछला जो बजट था उसमें 34.50 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए थे, और इस बार हमने रखा है अनुमान 34.83 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का। राजकीय घाटा जो आपको पता ही है सबको कि 2020-21 में कोरोना की वजह से 9.5% रहा, जो आने वाले वर्ष में हम 6.8% तक लाने की उम्मीद कर रहे हैं। तो ये हमने लक्ष्य रखे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों बजट की थीम। बजट की थीम, सॉरी यहाँ पे गलत टाइप हो गया। बजट की थीम है आत्मनिर्भर भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत एंड संकल्प ऑफ फर्स्ट नेशन। यहाँ इसको सही कर लेना आप, यहाँ लिखा हुआ है आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत और संकल्प ऑफ फर्स्ट नेशन, ये है बजट की थीम। ठीक है दोस्तों, अब बजट के 6 स्तंभ दिए गए हैं, पिलर्स दिए गए हैं 6। सबसे पहले ये पिलर ही इंट्रोड्यूस करवाए गए थे जो हमारे वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा। तो इनको मैंने हिंदी में इसलिए नहीं लिखा दोस्तों, क्योंकि हिंदी में ना इनका कुछ अलग ही अर्थ निकलता है, इंग्लिश में कुछ अलग ही निकलता है। तो कई बार एग्जाम में हम हिंदी पढ़ते हैं तो वो समझ में नहीं आती है कि ये क्या लिखा हुआ है। तो 6 पिलर तो आपको याद करने ही करने हैं, तो ये एक बार इंग्लिश में कर लेना, मैं मीनिंग हिंदी में बता दूंगी। और एग्जाम में क्योंकि कई बार होता है गूगल ट्रांसलेट से हिंदी में ट्रांसलेट करते समय इनका अर्थ कुछ अलग निकलता है, तो हम समझ नहीं पाएंगे कि यही थे क्या 6 पिलर। सबसे पहले तो हेल्थ और वेलबींग पर, मतलब स्वास्थ्य पर जोर दिया गया है। फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब पूंजी का विकास करना, मतलब पैसे अर्जित करना, और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब संरचनात्मक विकास करने पर जोर दिया जाएगा। इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, मतलब आने वाले संभावित भारत के लिए एक समग्र ग्रोथ, समग्र विकास पे जोर दिया गया है। 4th है री इन्वोग्रेटिंग ह्यूमन कैपिटल, मतलब मानव के विकास पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। ठीक है, और 5वां है इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इनोवेशन पे जोर देंगे और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसा हमने देखा भी है कोरोना में वैक्सीन के लिए रिसर्च की कितनी ज़रूरत हमें पड़ी थी, तो अब हम इस चीज़ को पहले से लेके चलेंगे। और 6 है मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, मतलब सरकार कम से कम हो और शासन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। ये तो सरकार का ध्येय वाक्य भी है, तो ये तो हम पढ़ते ही रहते हैं। तो ये 6 पिलर दोस्तों दिए गए हैं। सबसे पहला पिलर, क्योंकि हेल्थ ही पिछले साल सबसे इम्पोर्टेंट रहा और इसकी वजह से ही सारे देशों में गड़बड़ी हुई है, तो पहला पिलर हेल्थ दिया गया है। दूसरा पिलर संरचनात्मक विकास पे दिया गया है। तीसरा पिलर दिया गया है समग्र विकास, और चौथा पिलर दिया गया है कि मानव जो पूंजी होती है, ह्यूमन कैपिटल होते हैं, उसका विकास। 5वां इनोवेशन और रिसर्च डेवलपमेंट, और 6ठा है मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। ठीक है, तो अब दोस्तों एक एक पॉइंट का अध्ययन करते हुए चलेंगे कि हेल्थ में क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या किया, इंडस्ट्री में क्या किया, है ना। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पढ़ते हुए चलेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, सबसे पहले तो स्वास्थ्य को ही देखते हैं। स्वास्थ्य के लिए भारत सरकार एक नया मिशन ला रही है, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना नाम से एक नई योजना ला रही है। इसके तहत 64,180 करोड़ रुपए अगले 6 वर्षों में खर्च किए जाएंगे। इसके लिए इसमें कई चीज़ें बनाई जाएंगी दोस्तों। क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स बनाए जाएंगे, मतलब कि कई बार गंभीर बीमारियां होती हैं, उनके लिए हॉस्पिटल नहीं होते, तो ऐसे हॉस्पिटल्स का निर्माण किया जाएगा। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, बीमारियों के नियंत्रण के लिए कई तरह के नेशनल सेंटर खोले जाएंगे। गाँवों में 17,000 और शहरों में 11,000 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। लोगों को जागरूक कर सके प्लस बीमारियों का इलाज कर सके, ऐसे छोटे छोटे सेंटर खोले जाएंगे। हर एक जिले में पब्लिक हेल्थ लैब खोली जाएगी। अभी हमने देखा था कि कोरोना में टेस्टिंग के लिए लैब्स की कितनी कमी लगी थी, लेकिन बाद में हमने बहुत सारी लैब्स का निर्माण कर लिया था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कि आगे से हमारे हर एक जिले में तो कम से कम एक लैब होनी चाहिए, इसलिए लैब हर एक जिले में होगी। कोविड वैक्सीन पर रिसर्च के लिए 35,000 करोड़ रुपए अलग से सरकार ने दिए हैं। इस बार का कुल जो हेल्थ का बजट है वो पिछली बार के जो हेल्थ का बजट था उससे 137% ज़्यादा है।
ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। जो हमारा पोषण अभियान है और हमारा जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, दो अलग अलग प्रोग्राम चल रहे थे दोस्तों, उनको मिलाकर अब सरकार ला रही है पोषण अभियान 2.0। 2.0 भी बोल सकते हैं और 2.0 भी बोल सकते हैं। किन दो मिशन को मिलाया गया है इसमें? पोषण अभियान प्लस सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, है ना। पूरक पोषण अभियान इसका हिंदी में नाम होता है, पूरक पोषण अभियान। तो पोषण अभियान प्लस पूरक पोषण अभियान दोनों को मिला के हम ला रहे हैं पोषण अभियान 2.0। 15 नए हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर खोले जाएंगे, मतलब इमरजेंसी ऑपरेशंस के लिए नए सेंटर बनाएंगे 15। 2 मोबाइल हॉस्पिटल, मतलब चलते फिरते हॉस्पिटल जो होते हैं ना, एम्बुलेंस टाइप, उनमें हॉस्पिटल की पूरी सुविधा होती है ऐसा। और हेल्थ से रिलेटेड ही जल जीवन मिशन के तहत 2.87 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जल जीवन मिशन का लक्ष्य क्या है दोस्तों? टैप वाटर प्राप्त करना हर एक घर में। टैप वाटर मतलब नल का जल, मतलब स्वच्छ पानी हम लोग प्राप्त कर सके, इसके लिए 2.87 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के लिए अलग से खर्च किए जाएंगे। 500 जो अमृत यूनिट्स हैं, अमृत योजना जो चलाई गई थी, उनमें आने वाले 500 यूनिट्स में लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाया जाएगा कि लिक्विड जो वेस्ट होता है, तरल जो वेस्ट होता है, उसका किस तरह से मैनेजमेंट किया जाए, उन्हें नदियों में ना बहाया जाए। जैसे कि अपशिष्ट होते हैं इंडस्ट्री से निकले हुए लिक्विड के रूप में, उन्हें क्या करते हैं, नदियों में बहा देते हैं, जिस तरह से हमारी यमुना प्रदूषित हो रही है। तो उनके मैनेजमेंट के लिए दोस्तों अलग से प्रबंध किया जाएगा। वायु प्रदूषण से बचने के लिए 2217 करोड़ रुपए 42 शहरों पर खर्च होंगे। तो वायु प्रदूषण से बचाव के लिए दोस्तों 2217 करोड़ रुपए अलग से अलॉट किए गए हैं, जो हमारे ज़्यादा प्रदूषित 42 शहर हैं उन पे खर्च किए जाएंगे। एक ये इम्पोर्टेंट है, व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई जा रही है। ये 2-3 दिन से पहले से चर्चा में आ रही है, व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। इसका मतलब क्या है कि जो अब हमारे व्हीकल्स हैं पुराने, उनका ना फिटनेस टेस्ट करवाना होगा। मतलब सरकार का मकसद ये, जो अभी ग्रीन टैक्स पढ़ा था ना अपन ने, उसी से रिलेटेड है। ग्रीन टैक्स में भी यही था कि हम पुराने वाहन नहीं चलाएंगे, और अगर पुराने चलाते हैं तो उन पे हमें ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ताकि क्या करें, लोग पुराने वाहन चलाएं नहीं, नए से नए खरीदें। उससे क्या होता है दोस्तों, पुराने वाहनों में पर्यावरण प्रदूषण ज़्यादा होता है ना। तो इस चीज़ को रोकने के लिए ही व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई गई है। उसमें व्हीकल का फिटनेस टेस्ट करवाना होगा कि जो हम जो सामान्य घरेलू लोग जो गाड़ी रखते हैं, वो 20 साल से अगर पुरानी है तो उसका फिटनेस टेस्ट करवाना होगा। और जो कॉमर्शियल यूज़ के लिए चलाई जाती है, वो 15 साल से पुरानी है तो उसका फिटनेस टेस्ट करवाना होगा। ऐसी एक पॉलिसी लाई जाएगी। बाकी विस्तार में हम जब पॉलिसी आ जाएगी तब इसका अध्ययन कर लेंगे। तो ये तो दोस्तों हेल्थ के लिए खर्च किया गया था, ठीक है। 137% ज़्यादा खर्च किया गया है। अब अगले में चलते हैं, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या खर्च किया गया है। आने वाले 5 सालों में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत 13 सेक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। किस चीज़ के लिए खर्च किए जाएंगे दोस्तों? हमने जो अभी लॉकडाउन के पश्चात जब अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट स्कीम लेके आई थी, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम। इसके तहत क्या होता है कि उद्योगों को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने पर इंसेंटिव दिया जाता है। मतलब सरकार ये कह रही है, आप जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे, हम आपको उतनी ज़्यादा टैक्सेशन में छूट देंगे, सब्सिडीज़ देंगे, है ना। तो इसी तरह की स्कीम है। इसमें 13 सेक्टर्स, तो इस स्कीम में, PLI स्कीम में 13 सेक्टर्स आते हैं, और इनको और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए अलग से गवर्नमेंट ने दिए हैं इस स्कीम के लिए। इसके अलावा भारत में कुल 7 मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क खोले जाएंगे। दोस्तों टेक्सटाइल में हम अच्छे तो हैं, बट एक्सपोर्ट में नहीं है ना। चाइना ये सब हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल रहे हैं टेक्सटाइल में। तो टेक्सटाइल में एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल मतलब कपड़ों से रिलेटेड, तो कपड़ों में अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हम मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क खोलेंगे 7, ठीक है। और अगले 3 साल में ऐसे पार्क खोलेंगे जिसका उद्देश्य हमारा क्या है, टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट करना। इन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या बना रही है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोग्राम। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन सरकार विकसित करेगी। इसके अंतर्गत लगभग 7,000 उद्योगों को शामिल किया जाएगा। और इस जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, इसके काम क्या होंगे? इसके काम है कि जितने भी ये उद्योग लगाए जाएंगे, 7,000 उद्योग, इसमें संस्थागत संरचना को बढ़ावा देना, मतलब इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, कि विकास के लिए पैसे देना, है ना।
मैनेजिंग एसेट्स, मतलब इनको विनिवेशीकरण करना एक तरह से, कि प्राइवेट सेक्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना, और सरकार केंद्र और राज्य सरकारों को ज़्यादा बजट देगी, मतलब केंद्र सरकार राज्य सरकारों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देगी ताकि वो अपने क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा दे सके। तो ये जो स्कीम है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, इसके तहत उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ये सब कार्य सरकारों द्वारा किए जाएंगे। तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में कौन कौन से इंडस्ट्रीज ली जाएंगी? सबसे ज़्यादा जोर दोस्तों एनर्जी पे, ऊर्जा पे, रोड पे और रेलवेज पे, ऐसे जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं अपने, उन पे जोर दिया जाएगा। अब इनके इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब संरचना विकास के लिए तो एनआईपी आ गई, लेकिन इनको फाइनेंस के लिए सरकार एक और बॉडी बना रही है, उसका नाम है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, वो इन सभी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करेगी। और जो ये इंस्टीट्यूशन है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसके लिए सरकार 20,000 करोड़ रुपए का, मतलब 20,000 करोड़ रुपए सरकार ने अलॉट किए हैं। और इसका काम क्या होगा कि ऊपर वाले जितने भी उद्योग लगाए जाएंगे उनको पैसों की आपूर्ति करना। ठीक है, तो ये सारे प्रोग्राम किस में किए जा रहे हैं? इंडस्ट्री में किए जा रहे हैं। थोड़े से आपको हार्ड लग रहे होंगे दोस्तों, 2-3 बार वीडियो रिवाइज करोगे तो समझ में आ जाएगा। बजट थोड़ा सा हार्ड ही पड़ता है, बाकी मोटी मोटी चीज़ें आप याद कर लेना, बाकी हम जैसे जैसे स्कीम्स आती जाएंगी वैसे वैसे करंट अफेयर्स में पढ़ते ही रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो हम पढ़ रहे थे ईस्टर्न और वेस्टर्न, वो अब शुरू, इतने दिन क्या करी थी, इतने दिन सरकार इन पे पैसे लगा रही थी, अब वो शुरू हो जाएंगे, है ना। 2 तो शुरू हो गए, तो वो शुरू हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा, सरकार को आमदनी होगी। इसके अलावा हमने देखो पहले भी देखा 3 एयरपोर्ट सरकार ने मतलब प्राइवेट कर दिए हैं, तो ऐसे ही और एयरपोर्टों को प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, जिससे सरकार के पास पैसे आए, तभी तो मतलब सरकार भी तो पैसे कहीं से इकट्ठा करेगी, तभी तो अपने को और ज़्यादा उद्योग लगाने के लिए पैसे देगी। तो इन सब चीज़ों से सरकार पैसे भी ले रही है। बात करते हैं हम रोड एंड इनकी, तो भारतमाला परियोजना के तहत 11,000 किलोमीटर के रोड कॉरिडोर पूरे कर लिए जाएंगे 2022 तक। भारतमाला परियोजना कौन सी है, एक बार जल्दी से बता देती हूँ। जैसे ये भारत का नक्शा है, भारतमाला और सागरमाला में कंफ्यूज मत होना, ये भारत का नक्शा है। ये जो ऊपर ऊपर वाली भारतमाला है, या उत्तरी पूर्वी भारत में भी जाती है, और लगभग गुजरात से शुरू मान लो आप, गुजरात राजस्थान से मान लो, है ना, यहाँ से शुरू होकर ये जम्मू कश्मीर होती है। ये ऊपर वाले एरिया में जितनी रोड बन रही है, ये है भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत। और जो अपने तटीय क्षेत्र हैं, इनमें जो रोड बन रही है वो है, इनका जो विकास होगा वो होगा सागरमाला परियोजना के तहत। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। तो भारतमाला परियोजना के तहत लगभग 11,000 किलोमीटर के रोड हम पूरे कर लेंगे 2022 तक। इसके अलावा 2022 तक 8500 किलोमीटर के रोड प्रोजेक्ट और अलॉट कर दिए जाएंगे, बनाएंगे नहीं, मतलब प्रोजेक्ट दे दिए जाएंगे, ठेके दे दिए जाएंगे और बनना शुरू हो जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है दोस्तों यहाँ पे कि भारत के सभी ब्रॉडगेज जो रूट है, ब्रॉडगेज रेलवे लाइन है, उनको 2023 तक 100% इलेक्ट्रीफाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है कि कब तक इलेक्ट्रीफाई करने का लक्ष्य है, मतलब हमारी जो ट्रेन है ब्रॉडगेज पे जो चलती हैं 2023 तक सभी ट्रेनें बिजली से चलेंगी, कोई भी कोयले से नहीं चलेगी, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लोकल बस और ट्रांसपोर्ट को बेहतर करने के लिए 18,000 करोड़ रुपए, मतलब लोकल जो बस चलती है ना, गवर्नमेंट बसेस चलते हैं, उसके लिए अलग से 18,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके साथ ही इन बसों को चलाने के लिए पीपीपी मॉडल को भी आमंत्रित किया गया है। और पीपीपी मॉडल की सहायता से, मतलब पीपीपी मॉडल तो समझ रहे हैं ना आप, मतलब प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बोल रहे हैं कि आप आइए और आप भी हमारे साथ काम करिए। इसके लिए 20,000 नई बसें चलाएंगे। पीपीपी मॉडल के साथ मिलकर सरकार 20,000 नई बसें चलाने वाली है आने वाले वर्ष में। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को, मतलब हमारा जो रेल मंत्रालय है, उसको सरकार ने 1,18,000 करोड़ रुपए का बजट दिया है इस वर्ष। और जो हमारा रेल मंत्रालय है उसको दिया है 1,10,000 करोड़ का बजट। तो रेल को कम बजट मिला है और जो सड़क और हाईवे है उसको इस बार ज़्यादा बजट मिला है। इसके अलावा दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, भारत के कई शहरों में मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो, दिल्ली जैसी मेट्रो नहीं, लाइट मतलब छोटी छोटी मेट्रो, जैसे कि 2-3 बसें एक साथ कर लो, इतनी एक मेट्रो, जहाँ भी ये बर्डन ज़्यादा है इनके लिए अलग से रूट बना के ऐसे लाइट मेट्रो, नियो मेट्रो ये चला दी जाएंगी, है ना। इनमें लागत कम होती है और इनसे क्या होता है, पैसे ज़्यादा आते हैं। तो ये प्रोजेक्ट सरकार लेके आ रही है। इसके लिए 19,000 करोड़ रुपए अलग अलग शहरों को दिए जाएंगे। इसके अलावा
भारत में कुल 7 बंदरगाह प्रोजेक्ट को पीपीपी मॉडल पे चलाया जाएगा। बंदरगाहों को भी अब प्राइवेट सेक्टर्स को दिया जाएगा और उनका भी संचालन किया जाएगा। इसके अलावा प्राइवेट मर्चेंट शिप, पहले क्या होता था, ये जो मर्चेंट शिप मतलब व्यापारी जो जहाज होते हैं ये हम सिर्फ सरकार के ही होते थे। अब इस क्षेत्र में भी प्राइवेट फील्ड को अलाउ किया जाएगा, प्राइवेट मर्चेंट शिप भी चलाए जाएंगे। मतलब सरकार ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बुलाने के लिए प्राइवेटाइजेशन पे जोर दे रही है। आप इस बार के बजट में ये सब चीज़ें देख सकते हो। अब पढ़ते हैं दोस्तों एनर्जी और बैंकिंग के क्षेत्र में सरकार ने क्या किया है, मतलब ऊर्जा और बैंकिंग में। डिस्कॉम के क्षेत्र में भारत सरकार डिस्कॉम के क्षेत्र में उपभोक्ताओं को कई ऑप्शंस देगी, जिससे वे किसी भी कंपनी से चाहे बिजली खरीद सकता है। अभी तो जैसे हम सरकारी कंपनी से ही बिजली लेते हैं ना, आगे हमारे पास ऑप्शन होंगे। सरकार कुछ इस तरह का प्रबंध करने जा रही है कि जहां हमें सस्ती बिजली मिलती है वहां से हम खरीद सकेंगे। इसके अलावा इम्पोर्टेंट इसमें ये है दोस्तों, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन 2021-22, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक नया मिशन और ये पहली बार ही ऐसी स्कीम मिशन आया है, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन। इसमें क्या होगा दोस्तों, हाइड्रोजन मतलब एक स्वच्छ ऊर्जा होती है हाइड्रोजन, इससे पोल्यूशन कम होता है। लेकिन क्या होता है, हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए ही हम कोयला और ये सब जलाना पड़ता है। तो सरकार इस बात पे जोर दे रही है कि हाइड्रोजन का जो निर्माण हम कर रहे हैं वो भी ग्रीन पावर उत्पादों से, मतलब कि जिनसे पोल्यूशन न हो, ऐसे उत्पादों से करें। तो इसके लिए ये मिशन लाया जा रहा है, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन। ये आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगले 3 सालों में 100 जिलों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, कि जो गैस है वो पाइपलाइन के द्वारा पहुंचाई जाएगी। अगले 3 सालों में 100 जिलों में पहुंचाई जाएगी और इसके लिए एक स्वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अलग से गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम का विकास इसके लिए किया जाएगा। सोलर एनर्जी के विकास के लिए भारत सरकार सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को 1000 करोड़ रुपए देगी, ताकि ये जो सोलर रूफटॉप होते हैं ना, जितने भी सोलर के लिए सरकार स्कीम चला रही है वो इन 1000 करोड़ रुपए में से चलाई जाएंगी। ग्रीन एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, ग्रीन एनर्जी वही होती है दोस्तों स्वच्छ ऊर्जा, है ना, उसको बूस्ट करने के लिए 1500 करोड़, सॉरी यहाँ पे 15,100 है, यहाँ पे 1500 करोड़ रुपए IREDA को दिए जाएंगे। IREDA क्या है? IREDA है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जो हमारे देश में नवीकरणीय ऊर्जा, है ना, स्वच्छ ऊर्जा को का विकास करने वाली एजेंसी है। उसको 1500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और सोलर के लिए 1000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। बैंकिंग के क्षेत्र में देखें तो इंश्योरेंस के क्षेत्र में दोस्तों बड़ा बदलाव किया गया है। हमारा जो इंश्योरेंस एक्ट था 1938, उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि इंश्योरेंस क्षेत्र में पहले 50%, 49% ही थी पहले, 49% FDI की सीमा को अब बढ़ा के 74% कर दिया गया है। मतलब समझ रहे हो आपकी, अब इंश्योरेंस के क्षेत्र में भी निजी कंपनियां 74% तक की भागीदारी कर सकती है। मतलब अब इंश्योरेंस भी सरकार ने इसका भी विनिवेशीकरण, प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। और कुछ सुरक्षा क्षेत्रों को अपनाते हुए अब फॉरेन ओनरशिप को भी इंश्योरेंस में बढ़ावा दिया जाएगा। मतलब फॉरेन के लोग भी इंश्योरेंस के क्षेत्र में अब आ सकते हैं। ये इंश्योरेंस कंपनी जो अपनी होती है, पहले फॉरेन वाले इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, अब फॉरेन वाले भी ऐसी कंपनियां हमारे भारत में बना सकेंगे। एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की स्थापना की जाएगी। ये इनके नाम आपको हार्ड लग रहे होंगे, लेकिन अब इनको इतना तो इंग्लिश में लिखना पड़ता है, क्योंकि हिंदी में फिर मुझे भी नहीं समझ में आते इनको क्या बनाऊँ। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की स्थापना की जाएगी। इसका काम क्या होगा कि लोन जो कंपनियां नहीं चुकाती है उन कंपनियों से डील अब यही करेगा कि उनके एसेट, मतलब उनके शेयर बेचना है, उनको नीलाम करना है, या फिर उनको और छूट देनी है। ठीक है। किसी भी बैंक को डूबने पर, पहले क्या होता था, कोई भी बैंक अगर डूब रहा होता है तो हम उसमें से, जैसे मान लो हमारे 2 लाख रुपए वहाँ पे रखे हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा, अगर बैंक ही डूब गया तो 1 लाख रुपए वापस मिल सकते थे हमें, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकते थे। चाहे 5 लाख रखे हों तो भी हमें 1 लाख ही मिल सकते थे। लेकिन अब यह लिमिट बढ़ा के 5 लाख कर दी गई है। मतलब अगर कोई बैंक डूबता है तो 5 लाख रुपए हम वापस पा सकेंगे, और ये भी तुरंत मिल सके, इस तरह के प्रावधान भी सरकार करेगी। सरफेसी एक्ट 2002 में भी बदलाव किया गया है। तो सबसे पहले तो सरफेसी एक्ट का नाम आपने सुना होगा दोस्तों, खूब बार आता है इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म पहले याद कर लीजिए।
सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंफॉर्मेशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। कहीं दीवार पे लिख लीजिएगा ताकि याद हो जाए, कई बार इकोनॉमिक्स में इनके फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं। तो इस एक्ट में अब बदलाव क्या किया गया है, पहले ऐसे था कि 50,000 रुपये अगर कोई डिफ़ॉल्टर होता है, जैसे कि दिवालिया घोषित हो जाता है या फिर कुछ भी, 50,000 रुपये, 50,000 नहीं 50 लाख रुपए ना चुकाने पर सरफेसी एक्ट के तहत उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती थी, चाहे वह 48,000 रुपये लेके चला जाए, 48 लाख रुपए लेके चला जाए तब तक नहीं होती थी, 49 लाख रुपए लेके जाए तब तक भी नहीं होती थी, 50 लाख पर ही सरफेसी एक्ट के तहत कार्यवाही होती थी। लेकिन अब इसे घटा के 20 लाख रुपए कर दिया गया है। 20 लाख रुपए भी अगर कोई लेके भागेगा तो उसके तहत भी सरफेसी एक्ट के तहत कार्यवाही होगी, और सरफेसी एक्ट के तहत कार्यवाही बहुत स्ट्रिक्टली की जाती है। इसके अलावा दोस्तों सेबी एक्ट, डिपॉजिटर्स एक्ट 1996, सेबी एक्ट 1992, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 और गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट 2007 को मिला के एक सिंगल मार्केटिंग कोड, ये सभी शेयर मार्केट से रिलेटेड एक्ट थे, इन सबको मिला के एक सिंगल मार्केटिंग कोड या फिर हम कह सकते हैं कानून बनाया जाएगा। और इसका काम क्या होगा, शेयर मार्केट में जो भी धांधली होती हैं उनसे रोकना, उनको रोकना। इसके अलावा दोस्तों इन्वेस्टर्स जो होते हैं, हम जो निवेशक होते हैं शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, हमारे हितों को सुरक्षित रखने के लिए अलग से इन्वेस्टर्स चार्टर बनाया जाएगा, मतलब इन्वेस्टर्स के लिए अलग से नियमों का एक चार्टर बनाया जाएगा। ठीक है, सरफेसी एक्ट वाला हो गया। हाँ, सरकार ने पिछले बजट में दोस्तों, पिछला जो बजट था मतलब 20 वाला, उसमें 2.1 लाख करोड़ रुपए का विनिवेश, मतलब 2.1 लाख करोड़ रुपए तक हम कंपनियों को, जैसे सार्वजनिक कंपनियां होती हैं उनमें 50% से 50% की भागीदारी प्राइवेट सेक्टर को देना विनिवेश कहलाता है। तो 2.1 लाख करोड़ रुपए तक के विनिवेश का लक्ष्य रखा था, लेकिन ये पूरा नहीं कर पाए, और इस साल के बजट में 1.75 लाख करोड़ रुपए का विनिवेश का लक्ष्य रखा है। पिछली बार 2.1 लाख रुपए था, इसका आधा भी सरकार पूरा नहीं कर पाई है, तो इस बार पहले से ही हमने कम ही लक्ष्य रखा है विनिवेश का, 1.75 लाख करोड़ रुपए का। विनिवेश के कार्यों को करने के लिए अलग से दोस्तों, इसको विनिवेश को इंग्लिश में डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं, तो इसके लिए अलग से एक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनाई जाएगी विनिवेश का कार्य करने के लिए। ठीक है, और हाँ, इसी में आता है फाइनेंशियल में ही कि सरकार ने जो कंपनी एक्ट है हमारा 2013 का, उसमें एक बदलाव किया है, तथा इसमें स्मॉल कंपनी क्या होती है ना, इसकी परिभाषा को सरकार ने कुछ बदला है कि अब कि 2 लाख पेटअप कैपिटल प्लस 20 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनियां अब स्मॉल कंपनी में आएगी, और इससे क्या होगा, 2 लाख कंपनियां अब स्मॉल कंपनी में आ जाएंगी, तो 2 लाख कंपनी को फ़ायदा होगा इससे। स्मॉल कंपनी में आने से क्या होता है दोस्तों, बहुत सारी टैक्सेशन वगैरह की छूट मिलती है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां स्मॉल कंपनीज में शामिल होना चाहती हैं, तो अब इसकी राशि को कम कर दिया गया है, इसलिए बहुत सारी कंपनियां इसमें आ जाएंगी। इसके अलावा वन पर्सन कंपनी का भी, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, का भी कंसेप्ट भारत में लाया जाएगा, मतलब एक पर्सन भी कंपनी खोल सकता है, अब ज़रूरी नहीं है कि 3-4 पर्सन मिलके खोलें, ऐसा कंसेप्ट भी लाया गया है। और कोई एनआरआई है, अगर एनआरआई जो भारत के हैं लेकिन विदेशों में रहते हैं, भारत के नागरिक, वो भी भारत में 1 पर्सन कंपनी लगा सकेगा, अब उसको भी ऐसे अधिकार दे दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ वही सिंपल सी बातें हैं कि व्यापार को और ज़्यादा सरल बनाने के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के नियमों में और ज़्यादा सुधार किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों डायरेक्ट टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जो भी हम टैक्स दे रहे हैं हमेशा हमें उम्मीद रहती है कि टैक्स कुछ कम किए जाएंगे, लेकिन इस बार कोई टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बस एक चीज़ की गई है कि 75 मतलब 75 से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं अब उन्हें टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करना पड़ेगा, तो बस ये बदलाव इसमें किया गया है। डिफेंस एंड एजुकेशन में भी देखते हैं तो डिफेंस में कुछ भी नहीं स्पेशल किया गया है, बल्कि पिछली बार के मुकाबले इस बार बजट भी कम किया गया है और कोई बड़ी योजना भी लॉन्च नहीं की गई है। कृषि में हम देखते हैं तो पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए थोड़ा ज़्यादा खर्च इस बार किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने बहुत सारे कि पिछली बार कृषि पे इतने खर्च हुए, इस फसल पे हमने इतने खर्च हुए, किसानों को संतुष्ट करने के लिए बहुत सारा डेटा लॉन्च किए हैं, कोई बड़ी स्कीम लॉन्च नहीं की।
हाँ, एक ऑपरेशन ग्रीन था जो इसके अंतर्गत 3 फसलें आती थी पहले, उनको टॉप बोलते थे, टमाटर मतलब टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो। पहले 3 ही फसलें ऑपरेशन ग्रीन में आती थी, अब इन फसलों की संख्या बढ़ा के 22 कर दी गई है, मतलब टॉप में अब 22 फसलें आएंगी। ठीक है। इसके अलावा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को बढ़ाकर अब 30, पहले 30,000 करोड़ था, इसे अब 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मतलब गाँवों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर विकास है उसका फंड बढ़ाया गया है। माइक्रो इरिगेशन फंड मतलब सूक्ष्म कृषि जो होती है, सूक्ष्म कृषि को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाता है, वो बूंद बूंद कृषि और हम पढ़ते हैं ना, वो सूक्ष्म कृषि के लिए ही होता है सब। उसके लिए पहले 5,000 करोड़ रुपए का फंड था, अब उसे बढ़ाकर 5,000 और बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए का कर दिया गया है। 1,000 से ज़्यादा मंडियों को अब ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। और एपीएमसी का मतलब जो कृषि मंडी होती है उनके विकास के लिए भी सरकार ज़्यादा पैसा दे रही है। किसानों को डर था कि एपीएमसी बंद हो जाएगी, सरकार डेवलपमेंट के लिए और ज़्यादा पैसे दे रही है। एजुकेशन की अगर बात करते हैं तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई पॉलिसी आई है उसके तहत 15,000 स्कूल्स को और अधिक सशक्त बनाया जाएगा, मतलब उनका और ज़्यादा डेवलपमेंट किया जाएगा। 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इसको नोट कर लेना। 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। एक हायर एजुकेशन कमीशन का गठन किया जाएगा। हायर एजुकेशन कमीशन की बात पिछले बजट में भी थी और कई वर्षों से चली आ रही है, अब तक गठन नहीं किया गया था। उम्मीद है कि इस साल इसका गठन हो जाएगा, क्योंकि हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी इसकी बात कही गई है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। लेह में एक नई सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी, क्योंकि लेह हमारी, लद्दाख हमारी नई यूटी बना है अभी, तो इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए नई सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी लेह में। एकलव्य मॉडल स्कूल जो होते हैं अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों के लिए, उसमें प्रति स्कूल पहले 20,000 करोड़ रुपए दिए जाते थे, उसका बजट बढ़ा के अब प्रति स्कूल 38 करोड़, सॉरी 20,000 करोड़ नहीं, 20 करोड़ रुपए दिए जाते थे पहले एक स्कूल का डेवलपमेंट के लिए, अब उसको बढ़ा के 38 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। अगले आने वाले 6 वर्षों में अनुसूचित जनजाति, सिर्फ जनजाति के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप के लिए 35,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो आने वाले 6 वर्षों में इनकी स्कॉलरशिप, 10th बाद जो स्कॉलरशिप इनको मिलती है उसके लिए खर्च किए जाएंगे। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का, अनुसंधान के लिए जो फाउंडेशन बनाई गई थी दोस्तों, वो भी नई शिक्षा नीति में ही बनाई गई है। पहले भी थी लेकिन इसका बजट एनईपी में बढ़ाने के लिए बोला गया था, तो ये बढ़ाकर अब 50,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो अगले 5 सालों में खर्च किया जाएगा। और एक नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन भी लॉन्च किया गया है। मुद्दे की बात ये है कि पहले हमारे 3% से भी बहुत कम शिक्षा पर खर्च होता था, तो नई एजुकेशन पॉलिसी में भी हमें शिक्षा पे जो जीडीपी है उसे बढ़ाने की बात की गई, तो इस बार 3% से कुछ ज़्यादा, कुल जीडीपी का 3% से कुछ ज़्यादा शिक्षा पे खर्च किया गया है, मतलब लक्ष्य रखा गया है। और एक तो इम्पोर्टेंट फैक्ट और है दोस्तों, इसमें एक ये है कि नेशनल कमीशन फॉर अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशंस का गठन किया जाएगा। अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स क्या होते हैं कि वो जो एक तो डॉक्टर होते हैं, ठीक है, वो तो हो गए प्रोफेशनल, इसके अलावा डॉक्टर्स के अलावा और भी कितने तरह के लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं, वो होते हैं अलाइड, है ना। तो उनके विकास के लिए, क्योंकि कोरोना में इन सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो उनके विकास के लिए एक अलग से एक मतलब विभाग बनाया जाएगा। इसके साथ ही नर्सिंग, नेशनल नर्सिंग बिल भी लाया जाएगा, नर्सिंग पॉलिसी भी लाई जाएगी। नर्स जो भी हैं उनके विकास के लिए स्पेशल कुछ सरकार इस बार लाने जा रही है। इसके अलावा दोस्तों गोवा की 1961 में गोवा को हमने जो पुर्तगाली हैं उनसे आज़ाद करवाया था, तो उसके 60वीं वर्षगांठ हम बहुत धूमधाम से मनाने वाले हैं, इसलिए गोवा को 300 करोड़ रुपए अलग से इस वर्षगांठ को मनाने के लिए दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों आने वाले टाइम में असम और पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, तो इन राज्यों के लिए कुछ विशेष फोकस देते हुए पश्चिम बंगाल और असम में चाय की खेती करने में जो श्रमिक वहाँ पे काम करते हैं उनके विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपए का फंड यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। मतलब 1,000 करोड़ रुपए की स्कीम्स उन श्रमिकों के लिए लाई जाएंगी। तो ये हमारा बजट था। 14 पेज हो गए दोस्तों, पीडीएफ मैं नीचे शेयर कर दूंगी। ऐसे एक बार में मैंने बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाया है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो फिर थोड़ा बोरिंग लगने लगता है, लेकिन मोस्टली सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर कर ली हैं। तो पीडीएफ नीचे शेयर कर दूंगी, समझ में नहीं आए तो रिवाइज़ कर करके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और मैंने अपनी तरफ से सारी स्कीम
कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो करंट अफेयर्स में फिर हम आने वाले टाइम में उनको कवर करते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें।